गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास को लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि एक नए चैप्टर की शुरुआत की जा सके। आशा करता हूं कि सभी बच्चे जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उसको समझने में सफलता पाई होगी। और कुछ बच्चे जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं वो लगातार अपने प्रश्न को भेज रहे हैं, उनकी भी स्थिति में ठीक देख रहा हूँ, कोई खास दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। बाकी जो भी दिक्कत होती है वो अपने हिसाब से आप इसको टैकल करेंगे, यानी सभी बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से उसे टैकल करेंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत रह ना जाए। क्योंकि अगर NCERT सार बैच में दिक्कत रह गई, इसका मतलब है कि आगे भी दिक्कत बनी ही रहेगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। टेलीग्राम में कर बैच के लिए कहा था, रिप्लाई नहीं दिया प्रिंस गुप्ता। कर बैच के लिए, कर बैच क्या होता है नहीं पता था, तो मैंने देखा भी नहीं कल। तो मैंने टेलीग्राम को का ग्रुप तो वैसे कल ओपन ही नहीं हुआ था। और अगर कोई प्रासंगिक सवाल होता है तो उसी का उत्तर दे सकते हैं ना प्रिंस गुप्ता। और मैंने लगातार नोट किया है कि आपके प्रश्न बहुत प्रासंगिक नहीं होते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सही दिशा में सोचने की शुरुआत कीजिए। आप जूम मीटिंग में भी जुड़ा था, लेकिन बिना प्रश्न पूछे ही आप भाग गए वहाँ से। तो सभी बातों पर नज़र होती है। आवश्यक नहीं है कि आपके प्रश्न जवाब देने लायक ही हों, भले आप समझते हो। और यह भी आवश्यक नहीं है कि मैं हर प्रश्न का उत्तर ही आपको दूं। जो प्रासंगिक प्रश्न होगा उसका उत्तर देखेंगे। जैसे अभी मैंने बड़ी आशा से सभी बच्चों का चैट देखा कि कोई प्रश्न प्रासंगिक आ जाएंगे, तो आपने फिर प्रासंगिक सवाल नहीं पूछा। आपने कहा कर बैच के बारे में मैंने कुछ प्रश्न पूछा था। अब ये बताएं कि क्या मैं समझ पाऊंगा ऐसी चीज़? इतनी शक्ति हमारे पास है कि आपके मन की बातों को मैं समझ पाऊँ? तो थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाइए। 2-3 बच्चे ऐसे हैं आपके बैच में जो अपनी बात को रख नहीं पा रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि जो समाजीकरण होता है उसकी वजह से दिक्कत आई होगी। तो थोड़ा सा व्यवस्थित होइए। मैं हर प्रयास करता हूं कि आपको सेटिस्फाइड किया जाए या आपको सही दिशा में ले जाने की कोशिश करूं। लेकिन जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप खुद में बदलाव नहीं लाएंगे, ये संभव नहीं होगा। 2-3 बार आपने चैट कर लिया, कर बैच के बारे में पूछा था, उत्तर नहीं मिला। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कर बैच क्या होता है? तो इसका मतलब है कि जब भी हम चैट करें, सावधानी पूर्वक करें, बताएं अपने प्रॉब्लम को सही तरीके से। अप्रासंगिक सवाल का उत्तर देने के लिए तो मैं बाध्य नहीं होऊंगा, यह तो आप मानते हैं। प्रश्न प्रासंगिक पूछिए, सही दिशा वाला प्रश्न पूछिए, जरूर आपका उत्तर मिलता है। जब सभी बच्चों का मिलता है तो आपसे कोई दुश्मनी तो मेरी है नहीं, किसी भी टीचर की नहीं होती है किसी बच्चे से। बस आपको मार्क समझना होगा कि हमें किस मार्क के आसपास जाके खड़ा होना है। आशा करता हूं कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब तो चैट नहीं देख पाऊंगा अभी, तो स्वाभाविक है कब मुझे आप पर्सनली ही मैसेज कर पाएंगे या शाम को जो ग्रुप ओपन होगा उसमें ही मैसेज कर पाएंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, संघर्ष का युग है। दिल्ली सल्तनत हमने देख लिया था। दिल्ली सल्तनत 2 को अब हमें देखना था, जिसमें कि खिलजी और तुगलक के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर हमारा ओपन होगा। चैप्टर नंबर 7 है क्लास 11 का ओल्ड NCERT, जहां सबसे बेहतर तरीके से यह सामग्री दी हुई है। अगर जरूरत होती है तो अन्य जगह से भी इसको अटैच कर देते हैं, लेकिन सिलेबस के हिसाब से चलें तो यहाँ मुझे सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 पढ़ना चाहिए। 7 के बदले कुछ और चैप्टर हो सकता है आपके किताबों में, क्योंकि हर साल NCERT चेंज होता रहा है। तो ओल्ड NCERT है जो मैंने शेयर किया है, तो उसमें मैं मान के चलता हूँ कि चैप्टर नंबर 7 ही होगा। एक बार जरूर पढ़िए। मैं आप सभी बच्चों को इनकरेज करता हूँ कि पढ़ाई के बाद यानी क्लास करने के बाद भी एक बार हार्ड कॉपी से आप NCERT को जरूर पढ़िए। उससे आपको बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। फिर हम लोग आगे आएंगे, 1-2 क्लास अभी लगेगा दिल्ली सल्तनत 2 वाले में, कम से कम 2 से 3 क्लास लग सकता है, बड़ा चैप्टर है। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें आएंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे भाग में आ चुके होंगे। तो आशा करता हूं कि सारी बातें समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना? समझ पा रहे होंगे सारी बातों को। अब आते हैं जरा, इसी बात को हम ले लेते हैं वहां पर। दिल्ली सल्तनत 2 को हम यहां लिख देते हैं, दिल्ली सल्तनत 2। अब हमें यह समझना होगा कि दिल्ली सल्तनत 2 के बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए। पहले भी का जो हेडिंग था वह भी दिल्ली सल्तनत का ही था, और दूसरा भी जो हेडिंग है वो दिल्ली सल्तनत का है। पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वहां पर एक शब्द आया था मामलुक वंश।
यानी वैसा वंश जिसके शासक कभी न कभी गुलाम रहे हैं, यानी दासत्व को उसने स्वीकार किया है। लेकिन अब का जो शासक वंश होगा वह गुलाम नहीं, यानी कभी दासत्व को वह नहीं झेला, उसने कभी नहीं झेला होगा। ये शासक थोड़े से पहले वाले शासक से अलग होंगे। अब दिल्ली सल्तनत का जो जनाधार है, यानी दिल्ली सल्तनत के जो शासक वर्ग है, जो उसके अधिकारी वर्ग हैं, उसमें भी हम देखते हैं नए नए तत्व शामिल होते चले जाते हैं, नई नई पद्धतियां उसके साथ जुड़ती चली जाती है। तो पहले काल की तुलना में यह काल थोड़ा सा अलग होगा, खास करके 13वीं शताब्दी के बाद। जैसे हम 1286 में देखते हैं, 1286 में देहांत हो जाता है बलबन का, और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ शासक वर्ग की रुचियों में परिवर्तन आता है और नए शासक वर्ग शासन के साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 1266 में हम क्या, 1286 1286 ईस्वी में हम क्या देखते हैं, बलबन की मृत्यु होती है। बलबन की यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो बलबन भले क्रूर शासक रहा हो अपने अधिकारियों के लिए, लेकिन अन्य के लिए तो वो बहुत अच्छा था। अन्य के लिए वो क्या था, बहुत अच्छा था। खास करके जनता के लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जनता के लिए उसने दंड समता, न्याय समता की बात की थी। और हर वह शासक जो जनता के लिए इस प्रकार की बातें करता है वह जनता में लोकप्रिय भी होता है। ये बात अलग है कि अधिकारियों के लिए बड़ा क्रूर था, क्योंकि छोटे से छोटे अगर छोटी से छोटी गलतियां अगर हो जाती है तो उसको वो दंडित कर देता था अधिकारियों को, जबकि अधिकारी तो ये मान के चलते हैं कि शोषण करना हमारा विशेषाधिकार है। तो वैसा शासक जनता को बड़ा पसंद आता है, जैसा बलबन था। और बलबन ने एक ठोस राजतंत्र की नींव रखी। हालांकि ये राजतंत्र बहुत दिन नहीं चला। बलबन को हम देखते हैं कि 1266 में शासक बनता है, और 1266 से 86 तक तो खुद ही शासक कर रहता है, यानी सुल्तान रहता है। और 86 से 4 वर्षों के अंदर, केवल और केवल 4 वर्षों के अंदर पूरा वंश ही समाप्त हो जाता है, वह शासन आगे नहीं कर पाता है। तो सबसे मतलब एक तरह से बहुत कम समय तक शासन करने वाले वंश में बलबन का वंश भी शामिल रहा है। इसलिए हम एक लाइन अगर यहां लिख दें कि बलबन के पश्चात या बलबन की मृत्यु के पश्चात शासन व्यवस्था में फिर से अव्यवस्था आ गई, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी बहुत अधिक योग्य नहीं थे, और जो योग्य थे वो उत्तराधिकार लेना ही नहीं चाहते थे। इस लाइन को, इस बात को मैं एक बार स्पष्ट करके यहां पर लिख देता हूं। तो 1266 में हम क्या देखते हैं, बलबन की मृत्यु होती है। चूंकि फिर से हम क्या देखते हैं, फिर से सल्तनत में अव्यवस्था प्रारंभ हो गई। क्यों प्रारंभ हो जाती है, क्यों हो जाती है, इसलिए हो जाती है कि बलबन का जो बड़ा पुत्र था, बलबन का बड़ा पुत्र शाहजादा महमूद, कहीं पर मोहम्मद भी मिलता है, शाहजादा महमूद मंगोल आक्रमण में मारा गया। मंगोल आक्रमण में मारा गया। दूसरा हम क्या देखते हैं, पहला तो हमने देखा बलबन का जो बड़ा पुत्र है शाहजादा महमूद मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। दूसरा योग्य पुत्र जो था, योग्य पुत्र बोगड़ा खान, बोगड़ा या कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा हुआ बुगड़ा भी लिखा होता है, बोगड़ा खान बंगाल तथा बिहार में स्वयं को स्थापित करना चाहता था। अतः क्या होगा, अतः वह सुल्तान बनने को इच्छुक नहीं था, सुल्तान बनने का इच्छुक नहीं था। उसे कहा गया कि आइए सुल्तान बनिए, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं जाता, दिल्ली जाऊंगा ही नहीं। एक्चुअल में बलबन से डरता भी था, और आपको याद होगा कि बलबन ने उसे बंगाल में स्थापित किया था तुगरिल खां के विद्रोह के बाद। और बलबन ने उसको कहा था कि अगर बेटा तुमने भी विद्रोह किया तो तुम्हारी भी स्थिति तुगरिल खां जैसा बना दूंगा, जबकि उसको सार्वजनिक तौर पर सबको फांसी दे दी गई थी। तो एक तो बुगड़ा खां इतना डर गया,
वो बलवन के जीवित रहते तो कभी दिल्ली आया ही नहीं, यानी बंगाल में ही अपने आप को उसने कहा कि मेरा भाई इधर ही है, भले बलवन से दूर रहते हैं, ऐसा पिता किसी को ना दे, या अत्याचारी पिता ऐसा किसी को ना दे, तो वो बंगाल में ही सेटल कर गया। और जब देखा बंगाल से दिल्ली की दूरी है और कभी भी दिल्ली के शासक बंगाल नहीं जा सकते हैं, तो बंगाल में सोचा क्यों ना हम खुद ही यहाँ स्वतंत्र हो जाते हैं, वहाँ जाके बलवन के जगह पर बैठेंगे, इतनी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं और बंगाल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने कहा मैं सुल्तान नहीं बनूंगा। अमीरों ने कहा कि आप आइए सुल्तान बनिए, कहा नहीं बनता, मैं बंगाल में ही रहूंगा। अब तो भाई दिक्कत हो गई, किसी न किसी को तो यहाँ राजा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अयोग्य उत्तराधिकारी हो जाते हैं। बलवन का बड़ा पुत्र शाहजादा महमूद मंगोल आक्रमण में मारा गया। दूसरा योग्य पुत्र जो था बोगरा खान, योग्य पुत्र बोगरा खान क्या होगा, बंगाल तथा बिहार में स्वयं को स्थापित करना चाहता था, अतः वह सुल्तान बनने का इच्छुक नहीं था। ऐसे में हम क्या देखते हैं, ऐसे में बुगरा खान के पुत्र यानी बलवन का पुत्र हो गया, पुत्र कैकूबाद को सुल्तान बनाया गया जो योग्य नहीं था। सुल्तान बनाया गया जो योग्य नहीं था, सुल्तान बनाया गया जो योग्य नहीं था। ऐसे में बोगरा खान के पुत्र कैकूबाद को सुल्तान बनाया गया जो योग्य नहीं था। बहुत योग्यता यहां पर इसके पास थी नहीं, बहुत सारी योग्यता नहीं थी। ठीक है, यहां कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्यों नहीं लेना चाहते थे शिवांगी, मैंने बता दिया इसके बारे में बता दिया, आपने शायद पहले ही चैट कर लिया होगा। आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लिया कीजिए, क्योंकि आपके मन में जो उत्कंठा होती है, सवाल होता है, उसका हो सकता है कि मैं खुद ही उत्तर दे दिया करूं। तो आशा करता हूं कि उत्तर मिल गया होगा जब मैंने कहानी के तौर पर आपको बताया कि क्यों नहीं लेना चाहता था। पहले ही आपने चैट किया होगा, मैंने देखा नहीं होगा। देखो, चैट जब आप करते हैं ना, इस बात को एकदम क्लियर समझ लीजिए, पहले भी क्लास में मैंने बताया था, जब आप चैट करते हैं तो मेरे पास जो इक्विपमेंट होता है या जो मैं चैट देख सकता हूं, अधिक से अधिक एक साथ 5 बच्चे का मैं देख सकता हूं। छठा बच्चा जैसे करेगा तो पहले का चैट वो इनविजिबल हो जाएगा, हमारे पास वो दिखेगा नहीं फिर। इसलिए आप चैट करते भी हैं तो थोड़ी देर के बाद मैं अगर देखना भी चाहूँ तो नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो चैट फिर ऊपर जा चुका होता है, वो यानी नीचे से बढ़ता जाएगा। तो नया चैट जैसे होगा, पुराना चैट वो हिडन हो जाएगा। इसलिए इस बीच में आपने अगर चैट किया भी होगा तो मुझे कुछ पता इसके बारे में नहीं चल पाएगा। तो इसलिए बच्चों को मैं कहता हूं कि अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो आप मुझे पर्सनली इन्फॉर्म कर दीजिए, जो मेरा अपना चैट वाला है उस पर कर दीजिए। मैं दिन भर में कभी न कभी आपको रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कि मैंने रिप्लाई नहीं किया हो। सही गलत अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन मैंने रिप्लाई ज़रूर किया है। मैं ऐसे छोड़ता ही नहीं, मेरी आदत में यह शामिल नहीं है। तो अगर किसी ने कोई कुछ पूछना होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, पूछना मेरे से अगर आप चाहते हैं तो सिविल सेवा के बारे में ही पूछिए। अगर दूसरे किसी एग्जाम के बारे में पूछते हैं, एसएससी की तैयारी कैसे करें, टीचर की तैयारी कैसे करें, ये सब मेरे एजेंडे में नहीं हो, क्योंकि मुझे उस एग्जाम के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। क्योंकि मैं विशुद्ध सिविल में रहा हूँ तो मुझे दूसरे एग्जाम के बारे में आइडिया खास नहीं है। तो इसलिए दूसरे एग्जाम के बारे में बताना भी मेरे लिए मुश्किल होता है। तो हमने क्या देखा, ऐसे में बोगरा खान के पुत्र कैकूबाद को हमने क्या देखा, सुल्तान बनाया गया जो योग्य नहीं था। इसके काल में जाकर के फिर से वही समस्या खड़ी हो जाती है, जैसा कि हम देखते हैं कि पहले हुआ करता था। चूंकि यह शासक अयोग्य था, अतः हम क्या देखते हैं, अतः यह विभिन्न अमीरों की प्रतिस्पर्धा को संभालने में असफल रहा। अयोग्य था, अतः यह विभिन्न अमीर समूह, अमीर यानी अधिकारी कहते हैं इसको, अमीर को हम क्या कहेंगे, अमीर का मतलब रिच नहीं होगा, विभिन्न अमीर समूहों की प्रतिस्पर्धा को संभालने में असफल रहा, प्रतिस्पर्धा को संभालने में असफल रहा। विभिन्न अमीर समूह यहां पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो दरबार के अमीर समूह थे। इस काल में दरबार के अमीर समूह के वर्ग थे,
अमीर समूह जो थे वह कई रूपों में थे। जैसे हम देखते हैं एक तुर्की अमीर समूह, तुर्की अमीर, ये कौन है? ये है ऐसे सरदार जो प्रारंभिक आक्रमण के समय ही भारत आ गए, प्रारंभिक आक्रमण के साथ ही भारत आए थे, साथ ही भारत आ गए थे। यह क्या को था? यह समूह शासन पर अपना स्वाभाविक अधिकार समझता था। मैं बताता हूं क्या मैं लिखना चाह रहा हूं। अपना स्वाभाविक अधिकार समझता था, अधिकार समझता, स्वाभाविक अधिकार समझता था। क्या कहा जा रहा है? ऐसे सरदार जो तुर्की अमीर है, ऐसे सरदार जो प्रारंभिक आक्रमण के समय ही भारत आ गए थे, तो यह समूह शासन पर अपना स्वाभाविक अधिकार समझता था। देखिए, जिसने पहली बार आक्रमण किया जी, उसके साथ बहुत सारे लोग आए, तो जब वो यहां आते हैं तो उन्होंने सत्ता को स्थापित करने में मदद की। तो मदद की, उनका मानना है कि भाई मैं ही था जिसकी वजह से यहां पर तुर्कों की सत्ता स्थापित हो पाई, तो मेरा अधिकार हुआ। जैसे नहीं होता है कि आप किसी ऑफिस में देखेंगे या घर में देखेंगे, गांव में देखेंगे, तो एक व्यक्ति कहेगा कि भाई मैंने इस गांव को बनाया है, और अब दावेदार बहुत सारे आ गए। तो ऐसा हर जगह होता है, शासन में, प्रशासन में, घर में देखेंगे, घर के मुखिया कहेंगे मैंने इस घर को बड़े संकट से बाहर निकाला है, अब तुम होशियारी कर रहे हो। ऐसी वार्तालाप हम अक्सर देखते रहते हैं। वही हालत इन लोगों का है। इन्होंने कहा कि भाई तुर्की सल्तनत की स्थापना मेरे खून पसीने से हुई है, तो पहला दावेदारी तो मेरा होगा, और ये अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं था। यह क्या करता था? यह अपना विशेषाधिकार किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं था। ठीक है, किसी को भी छोड़ने नहीं था। तो ऐसे सरदार जो प्रारंभिक आक्रमण के साथ ही भारत आ गए थे, यह समूह शासन पर अपना स्वाभाविक अधिकार रखता था, और यह किसी भी हालत में अपना विशेषाधिकार नहीं छोड़ना चाहता, अपना विशेषाधिकार नहीं छोड़ना चाहता था। एक समूह यही है, छोड़ना चाहता था। दूसरा समूह जो होगा वह होगा आपका अन्य तुर्की समूह। पहला हो गया तुर्की सरदारों के अन्य समूह, जो क्या होगा? ये क्या थे? ये प्रशासन के साथ बाद में जुड़े थे, प्रशासन के साथ बाद में जुड़े थे, लेकिन जुड़े थे तथा अफगानिस्तान क्षेत्र आदि में रह रहे थे। अफगानिस्तान क्षेत्र आदि में रह रहे थे। इन्हें क्या होता? इन्हें शासन में पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। इन्हें शासन में पर्याप्त सम्मान नहीं मिला था, मैं हटता हूं बोर्ड से। क्या देखा हमने? पहला समूह हमने देखा तुर्की अमीरों का था। दूसरा है तुर्की सरदारों का अन्य समूह है। यहां प्रशासन के साथ यह क्या होता है? यह प्रशासन के साथ थोड़ा बाद में जुड़ता है, प्रशासन के साथ बाद में जुड़े थे तथा अफगानिस्तान क्षेत्र आदि में रह रहे थे। इन्हें शासन में पर्याप्त सम्मान नहीं मिला था, केवल सैनिकों का पद दिया जाता था, बहुत सम्मान नहीं दिया जाता। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं, तुर्की सरदारों के अन्य वर्ग में जो प्रशासन के साथ जुड़ा, उसे शासन में हम क्या देखते हैं? पर्याप्त सम्मान नहीं मिला था। इन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में सैनिकों के रूप में नियुक्त किया जाता था,
सैनिकों के रूप में नियुक्त किया जाता था। यहां हम ले सकते हैं उदाहरण लेंगे खिलजी तुर्क। उदाहरण क्या ले सकते हैं? खिलजी तुर्क। जो खिलजी थे वो क्या थे? लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहे थे। खिलजी कहां है? अफगानिस्तान में एक क्षेत्र का नाम है खिलजी। जैसे हम गोर को हमने देखा था, गोर क्षेत्र था अफगानिस्तान में, उसी प्रकार से एक अलग थलग सा क्षेत्र खिलजी हुआ करता था, क्षेत्र का नाम है। वहां जो लोग रहते थे उसने खिलजी उपाधि धारण कर ली थी। जैसे मोहम्मद गोरी ने गोर क्षेत्र में रहने के कारण गोरी उपाधि धारण कर ली थी। ये खिलजी क्षेत्र में रहते थे। बाद में ये दिल्ली सल्तनत के साथ जुड़ते हैं, लेकिन इन्हें उतना सम्मान नहीं मिला जितना कि तुर्की को मिला, तुर्की सरदारों को मिला। इन्हें शासन में नियुक्त किया गया, लेकिन ये क्या करते हैं? दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं। मंगोलों से प्रतिरोध करने के लिए इनको जो कठिन मोर्चा होता था वहां पर इनको नियुक्त कर दिया गया। इसी में से देखिएगा एक बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी को भी बहुत वैल्यू नहीं मिला दिल्ली सल्तनत में। उसने कहा चलो हम खुद ही विजय कर लेते हैं, तो वह अपने प्रयासों से बिहार और बंगाल की तरफ चला जाता है। बख्तियार खिलजी को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोहम्मद गोरी के समय। तो इस तरह से खिलजियों को बहुत अधिक सम्मान नहीं मिल रहा था। बाद में इसने विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए तिक्रम भीराना शुरू किया। दूसरा समूह देखते हैं खिलजी तुर्क। तीसरा समूह अगर देखें, यहां तीसरा समूह जो हो जाएगा वह हो जाएगा भारतीय मुसलमान। भारतीय मुसलमान ये क्या थे? ये धर्मांतरित मुसलमान, जिसको हम कहते हैं धर्मांतरित। वैसे धर्मांतरित तो सब है, लेकिन ये हाल का धर्मांतरित है, धर्मांतरित मुसलमान। इसे क्या देखते हैं? इसे प्रशासन में सबसे कम भागीदारी दी गई थी। प्रशासन में सबसे कम भागीदारी दी गई थी, कम भागीदारी दी गई थी। फलतः क्या होगा? चूंकि प्रशासन में नस्लीय भेद होता था या भेद था, तो सभी समूह अधिकार प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष रहते थे। अधिकार प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्षरत रहते थे। आपस में क्या रहता था? आपस में संघर्षरत रहते थे। ठीक है। चूंकि प्रशासन में नस्लीय भेद था, तो सभी समूह अधिकार प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष रहते थे। इनमें से आज बलबन की मृत्यु के बाद यह प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई। बलबन की मृत्यु के बाद के पश्चात प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिसमें से हम क्या देखते हैं? बढ़ी, जिनमें खिलजी समूह सफल रहा। खिलजी समूह सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। खिलजी समूह सत्ता प्राप्त करने में सफल रहता है। भारतीय मुसलमान है, धर्मांतरित मुसलमान। इसे प्रशासन में सबसे कम भागीदारी दी गई थी। हालांकि इसमें से हम देखेंगे कुछ नेता को आगे बढ़ते हुए। चूंकि प्रशासन में नस्लीय भेद था, तो सभी समूह अधिकार प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्षरत रहते थे। बलबन की मृत्यु के पश्चात प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिनमें खिलजी समूह सत्ता प्राप्त करने में सफल रहता है। आपको पता चला होगा कि खिलजी समूह कहां से आया है, भारतीय समूह कहां से आ गया, या तुर्की समूह क्या था। इस बात को समझाने के लिए मैंने ये पूरा कार्यक्रम आपको दिया है लिख करके, ताकि आप आगे एक कॉन्सेप्ट है, जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फैक्ट्स वगैरह अपने आप याद होता चला जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत अधिक फैक्ट्स कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर बेसिकली जो तथ्य स्थापित किया गया है वह कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसे जरा समझ लीजिएगा। ये जो आपको मैंने तीनों समूह के बारे में बताया, क्या इसमें कोई डाउट है? कि लोखड़ी बनाया था, तो ऐसे फैक्ट्स आते रहते हैं ना। सुमित यादव ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जीके की क्लास को नहीं पढ़ रहे। निर्भय सिंह आवाज डबल आ रही है, तो अब डबल आ रही है तो आपके तरफ से प्रॉब्लम होगी, यहां से कोई दिक्कत नहीं।
आयुषी ने कहा कि डल डल टिन के इसलिए बढ़ावा नहीं, क्या लिखते हो, बढ़ावा नहीं मिला। दाई दलितों थे इसलिए बढ़ावा नहीं, दलित नहीं थे, जरूरी नहीं कि दलित है। धर्मांतरित का मतलब होता है प्रिंस जी कि जिसने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया हो, जिसने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया हो। तो मैंने एक चैट भी देखा प्रिंस, आपको मैंने कहा धर्मांतरित का मतलब है कि धर्म का अंतरण, यानी जिसने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया हो। धर्मांतरित का मतलब है कि ये पहले किसी और धर्म में होंगे, बाद में इसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। और सुवानी, मैंने आपकी कॉपी को आज चेक किया, अगर आप इसमें एनसीईआरटी बैच में हैं, शायद अगर मैं आप ही को संबोधित कर रहा हूं क्योंकि इसी नाम से मैंने कॉपी देखा था, तो मैं कहूंगा कि एक साथ सभी प्रश्न मत लिखिए, आप बारी बारी से प्रश्न लिखिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि एक जैसी ही गलती हर बार होगी। मान लो कि पूरे 1 महीने का कॉपी हम एक बार लिखने बैठते हैं, तो लिखना कोई टास्क नहीं है ना, या तो हम समझ करके लिखते हैं, जो आज मैंने बताया कल आपकी समझ उससे बढ़ जाएगी जब आप खुद भी पढ़ेंगे। तो एक सप्ताह में 2-3 क्वेश्चन ही अधिक से अधिक आप लिखें, क्योंकि आप लिखते जाएंगे सेम गलती होती जाएगी। सुधार तो तब होगा जब कॉपी चेक हुआ, फिर उसको हमने देखा, फिर उसमें सुधार किया, तभी फायदा होगा। क्योंकि मैंने देखा कि 3-4 कॉपी मैंने लगातार चेक किया, सबकी गलतियां, सब में गलतियां एक जैसी रही। आपने अपना एक तरह से टास्क तो पूरा कर लिया, लेकिन टास्क पूरा करने का तरीका सही नहीं रहा, इसलिए वहां पर मार्क्स आपको अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि रियल टाइम में ही पूरा करें। जिस सप्ताह दी जाती है कॉपी, उसके आसपास ही लिख लें, बहुत पेंडिंग करके नहीं लिखें, नहीं तो फिर या पेंडिंग करके लिखें भी, फिर एक ही क्वेश्चन लिखें, फिर दूसरा पेंडिंग और आगे जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चूंकि प्रशासन में नस्लीय भेद था, तो सभी समूह आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, और यहां पर खिलजी विजित हो जाता है। खिलजी ने सत्ता को जीत लिया। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, किस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है। जैसे आप एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो किस प्रकार से कैकुबाद को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और उसने जलालुद्दीन खिलजी को, जो दीपालपुर का गवर्नर हुआ करता था, उसको बुला लिया, कि जलालुद्दीन खिलजी को बुलाया कि आप हमारी रक्षा करना। मतलब एक तरह से उसको आरिज़े मुवालिक, जो कि सेना मंत्री का पद था, उसको दे दिया गया। लेकिन जब जानते हैं कि खास करके इस्लामिक शासन व्यवस्था में जैसे ही शक्ति आपको मिलती है, राजा को ही आप हटा देते हैं, और वही हुआ कि कैकुबाद तक तो ठीक रहा, बाद में उसको लकवा मार जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बुरे चरित्र का व्यक्ति था। बाद में 2-3 शासक और बन जाते हैं, क्यूमर्स है, इस टाइप के छोटे छोटे शासक बनते हैं, लेकिन अंततः उसने सत्ता हथिया ली। बलबन ने सत्ता को हथिया लिया। बलबन के वंश को हटा करके जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता को हथिया लिया। तो ये खिलजी कहाँ से आए थे, किस प्रकार से उसने सत्ता प्राप्त कर दी की थी, और किस प्रकार के प्रतिस्पर्धा का नतीजा था, ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम लोग चलेंगे खिलजी वंश की तरफ और देखेंगे कि खिलजी वंश का किस तरह से यहाँ पर आगे होता है, किस प्रकार से देखते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है, हिस्ट्री का मतलब क्या होगा, प्रतिरोध का मतलब तो प्रतिरोध ही होता है, प्रतिरोध का मतलब रेसिस्टेंस ही होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब रेसिस्टेंस तो होता है ना। सेफिया नाज, आपने नंबर भेजा था तो रिप्लाई क्यों देना, जब आपको ऐड करना है तो ऐड कर दिया जाएगा, तो हर बार रिप्लाई क्यों देंगे, इतना टाइम कहाँ होता है कि हर चीज का। आपने भेजा था, जब मुझे फुर्सत मिलेगी, सब पर नजर होती, लेकिन सबका काम अपने अपने हिसाब से होगा ना, तो अपने हिसाब से उसको ऐड करेंगे। तो आपने कोई मेल किया, उसका मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, ये संभव है क्या, किसी भी हालत में संभव होगा। तो आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा, वो अपने हिसाब से चलता रहेगा, किसी में कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस नज़र को भूल गए, आपने, आपको रिप्लाई नहीं मिला इसका मतलब भूल गए। रिप्लाई करेंगे समय के हिसाब से, जब समय होगा उसके हिसाब से अपने आप रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप अपना काम करते चलिए, आपको जो कहा गया था उसको आपने किया, अब मेरी बारी है, मैं उसको काम करूंगा। जिसमें खिलजी समूह सत्ता प्राप्त करने में क्या होता है, सफल रह जाता है। आगे हम क्या देखते हैं कि आगे यहां पर खिलजी समूह ने सत्ता स्थापित कर लिया, तो अब इसको हम खिलजी समूह के साथ ले जाएंगे। ठीक है, खिलजी समूह के साथ ले जाएंगे और देखेंगे खिलजी समूह कैसे सत्ता प्राप्त करते हैं। एनसीईआरटी है तो यहां बहुत अधिक हमें चर्चा नहीं करनी है। यहां पर देखेंगे खिलजी काल। खिलजी काल को हम देखते हैं कि यह आपका 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहता है, यानी कम से कम देखेंगे
मुश्किल से आप 30 वर्ष तक ही देखते हैं, खिलजियों की सत्ता 30 वर्ष में समाप्त हो जाती है। बलबन को भी देखते हैं 20-25 वर्ष में समाप्त हो गया। खिलजी भी जो इतने महान शासक है उसमें, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं, बहुत प्रभावी शासक, उसके बावजूद भी अपने वंश को कैरी ऑन नहीं कर सका। मुश्किल से आप 10 वर्ष यहां देखिए, 10 वर्ष यहां है, 20 वर्ष यहां है, 30 वर्षों के अंदर खिलजी वंश भी समाप्त हो गया। अपने वंश के स्थायित्व को यह बना के नहीं रख सका। क्यों? क्योंकि वही प्रतिस्पर्धा जो अमीरों के मध्य थी, हर शासक के द्वारा अमीरों की प्रतिस्पर्धा को कम करने का प्रयास किया गया था। हर शासक द्वारा अमीरों की प्रतिस्पर्धा को अपने फायदे में यूज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफलता मिली नहीं। जैसे आप देखेंगे इल्तुतमिश को, तो तुर्कान ने चिहलगानी या चिहलगानी जैसी संस्था का निर्माण किया दास सरदारों के नाम पर। फिर हमने बलबन को देखा, तो उसने कहा कि केवल शुद्ध नस्ल वाले तुर्की सरदारों को हम रखेंगे। रजिया ने कहा नहीं, हम सबको रखेंगे। किसी ने कहा हम खिलजी को रखेंगे। इस तरह से सभी ने अलग अलग प्रकार के समूह बनाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः सफलता हम देखते हैं खिलजियों को मिल जाती है, जिसने बलवन वंश को समाप्त कर यहां पर सत्ता स्थापित की। खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? संस्थापक जो हो जाएगा वह था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, देखिएगा, जब हम जलालुद्दीन खिलजी जब हम पढ़ते हैं तो एक्चुअल क्या है कि उर्दू और फारसी शब्द होता है, इसको हम भारतीयकरण कहते हैं। अगर सही तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि जो उर्दू शब्द है या जो फारसी शब्द है उसको जब हम हिंदीकरण करते हैं तो हम थोड़ा सा वहाँ अपभ्रंश हो जाते हैं, यानी हम गलत तरीके से उसको लिखने लग जाते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। असल उच्चारण जो होता है वह होता है आपका इस प्रकार का होगा, जलाल उद्दीन खिलजी। इस प्रकार से उच्चारण बनेगा। अगर वास्तविक उच्चारण देखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ना किताबों में लिखा गया है और हम लोग भी बोलचाल की भाषा में सीधे जलालुद्दीन कह देते हैं, जबकि दो नाम है, जलाल उद्दीन खिलजी, ऐसे करके आता है। जैसे आप देखेंगे सी जिन पिंग, ऐसे लिखेंगे चाइना वाले, हम लोग सीधे लिखते हैं सी जिनपिंग, क्योंकि हमने उसका भारतीयकरण कर दिया, नाम को हम अपने हिसाब से परिभाषित कर देते हैं। संस्थापक हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी है, तो जलालुद्दीन खिलजी को यहां ले लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन करता है? यह रहता है 1290 से 1296 तक। केवल कुछ वर्षों के लिए यह शासक बनता है। यह क्या था? यह खिलजी समूह का नेता था। यह एक प्रभावी सेना नायक था। यह क्या था? प्रभावी सेना नायक था। यह उत्तर पश्चिम सीमा पर, पश्चिम सीमा का, सीमावर्ती क्षेत्र का प्रभावी सेना नायक, प्रभावी सेना नायक था तथा इसने मंगोल आक्रमण के प्रतिरोध से, इसने मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए या रोकने के क्रम में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? पूछा था ना, शायद मैंने जवाब दिया था कि एक बच्चे का मैंने सवाल देखा था कि फिजिक्स में प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस होता है, तो यहां प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? शब्द तो रेसिस्टेंस ही हुआ ना। प्रतिरोध कहते किसको है? अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो प्रतिरोध किसको कहते हैं? तो जिस प्रकार से हम देखते हैं, प्रतिरोध का मतलब है कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वह अगर सुचालक नहीं है तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। नहीं, सुचालक और कुचालक हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहां प्रतिरोध उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होनी रुक गई। तो यहां पर भी प्रतिरोध का मतलब वही होगा, विरोध करना। यानी कोई आक्रमण कर रहा है, कोई उसको रोक रहा है, तो जो रोक रहा है वो प्रतिरोधक शक्ति हो जाएगी। शब्द तो का मायने तो एक ही होगा, चाहे फिजिक्स में यूज करें, चाहे आप फिजिक्स में या हिस्ट्री में यूज करें। चूंकि हमारा परिप्रेक्ष्य बहुत सीमित रहा है पढ़ाई का, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि आपने जो गलती की है अपने भाई बहन या बच्चे को मत कहिएगा गलती करने के लिए। आप मारपीट के नहीं, उनको प्रेरित करिए कि स्कूल के दिनों में बहुत अच्छे से पढ़ाई करें।
क्योंकि 10वां तक यानी 10th तक आप जब बोर्ड तक जाते हैं, बोर्ड तक की पढ़ाई ही आपको पूरे जीवन में काम आती है। वहां आप लैग करते हैं, पूरे जीवन में आपको दिक्कत होती रहती है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना चला जाए। हमें एक अच्छी पढ़ाई 10th तक सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो सिलेबस बनाने वाले मूर्ख तो है नहीं कि सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएगा। भले आपका मैथ अच्छा हो, पढ़ना आपको संस्कृत भी पड़ेगा। इसलिए किया जाता है ताकि सभी परिप्रेक्ष्य समझ पाए। यह उत्तर पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र का प्रभावी सेना नायक था तथा इसने मंगोल आक्रमण को रोकने के क्रम में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। चूंकि मंगोल आक्रमण का हम प्रतिरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो स्वाभाविक एक मंगोल आक्रमणकारी है। और ये जिसने विरोध किया, जैसे बलबन ने विरोध किया था, उसको भी प्रतिष्ठा मिली थी। इसने विरोध किया तो इसको भी प्रतिष्ठा मिली। बाद में क्या होता है, प्रतिष्ठा इसने प्राप्त कर ली थी। बाद में यह बलबन के उत्तराधिकारियों को हटाकर सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। यह बलबन के उत्तराधिकारियों को हटाता है और प्राप्त करने में सफल रहता है। कई मायनों में जब हम एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं तो यहां पढ़ते हैं तो कई मामलों में हम क्या देखते हैं कि यहां तो चर्चा एनसीईआरटी में नहीं मिलती है, लेकिन मैं वर्बली आपको बता देता हूं, लिख करके नहीं, कि कई मायनों में खिलजियों की सत्ता को प्राप्त करना अलग हो जाता है। जैसे हम देखते हैं मूल तुर्की वंश का नहीं है, तो ये तुर्क सरदार ही, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहता था, लोग मानता था कि अफगानी, तुर्की नहीं है, सब लोग मानता था कि अफगानी है, क्योंकि इसका जो भाषा है, बोली है, रहन सहन, पहनावा सब अफगानियों जैसा लगता था। बहुत लोगों को डाउट था कि ये तुर्की है ही नहीं, तुर्की मुसलमान नहीं है, बल्कि ये अफगानी मुसलमान है। तो अफगानी मुसलमान को उस श्रद्धा की नज़र से नहीं देखा जाता था जैसा कि तुर्की क्षेत्र के मुसलमानों को देखा जाता था। ठीक उसी प्रकार से जैसे भारतीय मुसलमान को श्रद्धा की नज़र से नहीं देखा जाता था, क्योंकि भारतीय मुसलमानों के बारे में माना जाता था कि ये पहले दूसरे धर्म का पालन करता है, अब नए धर्म में आया है, तो लोग बहुत प्रतिष्ठा कभी नहीं देते रहे उसको। तो हम क्या देखते हैं, पहले ये शासक बनता है, लेकिन शासक बनने के बाद इसने बहुत कुछ ऐसे चेंजेस लाए जो कि पहले के काल की तुलना में अलग था। क्योंकि इनके साथ भी बहुत भेदभाव हुआ था, खिलजियों के साथ भी, जैसा मैंने बताया कि भेदभाव हुआ था। तो खिलजी ने वह नस्लवादी नीति छोड़ दी जो बलबन ने लागू किया था। इसने क्या किया, दरवाजा सबके लिए खोल दिया कि जो भी योग्य व्यक्ति है वह अधिकारी बन सकता है, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो भारतीय मुसलमान हो, चाहे खिलजी हो। जो योग्य होगा वह सत्ता में आएगा, मतलब शासक बन पाएगा या अधिकारी बन पाएगा। जबकि बलबन क्या कहता था, बलबन कहता था कि केवल शुद्ध नस्ल का, तुर्की नस्ल का व्यक्ति ही मेरे करीब रह सकता है या अधिकारी बन सकता है। तो इसने इस नीति को छोड़ दिया। इसने सत्ता को चूंकि शक्ति से प्राप्त किया था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसका कौन विरोधी है, कौन सपोर्टर है, क्योंकि इसने सत्ता को शक्ति के बल पर प्राप्त किया था। तो ताउम्र शक्ति के बल पर ही सत्ता को बनाए रखा, चाहे जनता का समर्थन मिले या नहीं मिले। एक बात और इसके साथ जुड़ जाती है, यह अपेक्षाकृत कम धार्मिक था। जब पहली बार हम देखते हैं कि जब सब समूह शामिल हो जाएगा तो धार्मिक कट्टरता थोड़ी सी कम यहां पर दिखाई देती है, जैसा कि हम कई रेफरेंस में आगे देखेंगे। जब एडवांस लेवल पर इसी चीज को पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा और भी इसमें बता पाने की स्थिति में रहूंगा। बाद में यह बलबन के उत्तराधिकारी को हटाकर सत्ता प्राप्त करने में सफल रहता है। इसने क्या परिवर्तन किया, शासन में क्या परिवर्तन आया, शासन में परिवर्तन जो आता है, परिवर्तन क्या क्या आया, जरा इसको देख लेते हैं। शासन में जो परिवर्तन आया, सबसे महत्वपूर्ण था बलबन के नस्लीय व्यवहार को छोड़ दिया गया। बलबन के नस्लीय व्यवहार को छोड़ दिया गया। नस्लीय व्यवहार को छोड़ दिया गया। व्यवहार को छोड़ दिया गया। कहा कि जिस प्रकार से बलबन शासन में नस्लीय व्यवहार करता था उसको छोड़ दिया गया। अमीरों पर लगाए गए
कठोर नियंत्रण वापस ले लिए गए, कठोर नियंत्रण कम किए गए, यानी मेल मिलाप की नीति अपनाई, मेल मिलाप की नीति अपनाई। सभी को कहा कि भाई की नीति अपनाई, सभी को कहा गया कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है वो हमारे शासन में आ सकता है, हम आपके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे। जबकि पहले क्या देखते हैं, पहले होता है कि बहुत अधिक नस्लीय शासन था, सभी धर्मों का सम्मान करता था, यह भी नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा, सभी धर्मों का सम्मान करता था, इसका मतलब निकालते हैं तो यह भी उचित तर्क नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान करेगा तो फिर अलग प्रकार की नीति हो जाएगी। कट्टरता नहीं होना अलग चीज है, कट्टर होना अलग चीज है, सभी धर्मों को सम्मान करना का मतलब होगा कि हम सभी धर्मों के वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं, ऐसा तो हम नहीं देखते हैं यहां पर। यह बात अलग है कि इसमें थोड़ी कट्टरता कम थी। दोनों शब्द का मीनिंग समझिएगा, जो आपने कहा वो फिर से एक्सट्रीम स्थिति को दिखाता है कि जब कोई शासक सभी धर्मों को बढ़ावा देने का कार्य करता है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ऐसा नहीं करता है। हाँ, पहले के शासक की तुलना में नस्लीय भेद कम करता है। इस गलतफहमी मत रहिएगा कि सभी धर्मों का सम्मान करने वाला हो जाएगा। तो अमीरों पर लगाए गए कठोर नियंत्रण कम किए गए, यानी सभी के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई गई। यह पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने घोषित किया, शासक की जगह सुल्तान कर सकते हैं क्योंकि शासक तो पहले भी रहा है, पहला सुल्तान था जिसने घोषित किया कि शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए, शासितों की इच्छा होनी चाहिए, शासकों की इच्छा होनी चाहिए शासन का आधार। जलालुद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने घोषित किया कि शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए, यानी जैसा शासित व्यक्ति चाहता है उस प्रकार से हम, मेल मिलाप का मतलब होता है मिलाना जुलाना। मेल मिलाप का मतलब क्या होगा, मेल और मिलाप का नीति होता है, होली में हम लोग मेल मिलाप करते हैं, यानी आपसी दुश्मनी भुला के एक साथ रहना, या किसी पर हम कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, ऐसा, ठीक है। हाँ, हमने क्या देखा, इच्छा होनी चाहिए। हालांकि जलालुद्दीन की इस नीति का बहुत प्रभाव उसके शासन पर नहीं पड़ा। हालांकि जलालुद्दीन की इस नीति का प्रभाव, इस नीति का कोई खास प्रभाव शासन पर नहीं पड़ा, शासन तथा अमीरों पर नहीं पड़ा और जल्द ही पड़ा, तथा जल्द ही उसके भतीजे तथा दामाद ने उसकी हत्या कर सत्ता को ग्रहण कर लिया, सत्ता को प्राप्त कर लिया। जल्दी दामाद ने उसकी हत्या, दामाद का नाम भी यहां पर मिलता है, उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी में, जिसका मूल नाम था अली गुरसप, दामाद अलाउद्दीन खिलजी जो मूल नाम था वह था अली गुरसप, यहां नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूं। गुरसप ने क्या लिखा हमने कि हालांकि जलालुद्दीन की इस नीति का कोई खास प्रभाव शासन तथा अमीरों पर नहीं पड़ा, तथा जल्द ही उसके भतीजे तथा दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त कर लिया, हत्या कर सत्ता प्राप्त कर लिया, सत्ता प्राप्त कर लिया। अब देखिए, शासन
में क्या होता है, जिसके पास शक्ति है वह विजयी होता है। तो जलालुद्दीन खिलजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेनानायक था, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसने एक मेल मिलाप की नीति अपनाई, और मेल मिलाप की नीति का दुष्परिणाम उसी को झेलना पड़ा। केवल 5 वर्षों के अंदर उसका एक महत्वाकांक्षी भतीजा और दामाद दोनों था, यानी अपनी पुत्री का विवाह भी किया था, तो उसने धोखे से उसकी हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी की, और अलाउद्दीन खिलजी के नाम से शासक बन जाता है। क्योंकि यह भी उसी वंश का था, इसलिए इस वंश को हम कैरी ऑन करते हैं, यानी मान के चलते हैं कि यही वंश आगे चलता रहा। ठीक है, आपसी ठीक है शिवांगी, आपने सही कहा। पॉइंट 2 क्या लिखा है? पॉइंट 2 लिखा है, अमीरों पर लगाए गए कठोर नियंत्रण कम किए गए, यानी मेल मिलाप की नीति अपनाई गई। जो अमीरों पर कठोर नियंत्रण बलबन ने लगाया था कि आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं, बलबन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, बलबन अगर जो आदेश देता है उसका पालन करना पड़ेगा, अगर थोड़ी भी गलती की तो बलबन जैसे बलबन के द्वारा दंडित किया जाता था। बहुत सारे लोगों को तो मरवा दिया बलबन ने आप समझिए कि इतना महत्वाकांक्षी था बलबन कि वह अपनी सत्ता में तो अपने परिवारजनों को भी शामिल नहीं करना चाहता था। बलबन का एक भतीजा हुआ करता था शेर खां, सुनकर उसका नाम था, शेर खान उसका नाम था, बड़ा ही मजबूत था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं ना, जलालुद्दीन का भतीजा था, तो वैसे ही बलबन का एक भतीजा था शेर खां, बहुत ही पावरफुल था। माना बलबन की विजय में उसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बलबन को डर लगा कि अगर कहीं ये ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। उसने अपने ही भतीजे को जहर देके मरवा दिया, इतना अविश्वासी था। इस प्रकार के जो परिवर्तन लगाए गए थे उसको ढीला कर दिया गया जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। कि जैसे बलबन ने अपने भतीजे की हत्या करवा दी थी जहर दे करके, अगर उसी तरह से जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे को जहर दे दिया होता तो जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होती। वह तो खुद ही महान सेनानायक था। हो सकता है कि सत्ता बेहतर तरीके से संचालित करता, क्योंकि यह थोड़ा उदार नीति अपना रहा है, लेकिन इसने ढिलाई क्या दी, लोगों ने इसके भलमनसाहत का फायदा उठा लिया, और फायदा उठाने वाले में इसके करीबी ही थे, अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने इसकी हत्या कर दी। धोखे से बुलाया, इसकी हत्या करके खुद ही सुल्तान बन जाता है। एक तरह से बड़ा बुरा हुआ जलालुद्दीन खिलजी के साथ। इसकी हत्या कर हम क्या थे, हाँ दमाद और दोनों था। जहर को जानते नहीं थे, जहर का मतलब क्या लगता है, जहर अभी आप जहर या विष या पॉइजन अभी आप जानते हैं। पॉइजन तो बहुत पहले से यूज होता रहा है, बहुत पहले से प्राचीन काल से यूज होता रहा है, हर जगह हमने उसका प्राचीन भारत में भी पढ़ा था। उसमें तो और हद किया जाता था प्राचीन भारत में कि मनुष्य को जहर पे, जहर क्या होता है जानते हैं, सांप का जो जहर होता है एक्चुअल में वो एक प्रोटीन होता है। जब ब्लड से मिलता है तो प्रोटीन वो फिर अलग तरीके से रिएक्ट करता है, क्लॉटिंग को जन्म दे देता है। ऐसे अगर ब्लड के साथ डायरेक्ट नहीं मिलाए, शरीर को इतनी शक्ति है कि उस प्रोटीन को पचा ले। यानी अगर हम जहर को कहा जाता है खा लें, मतलब निगल लें, और ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, तो उतनी जल्दी मृत्यु नहीं होगी जितना कि हम देखते हैं डायरेक्ट सांप के काटने से होती है। तो खून में डायरेक्ट वो ब्लड इंजेक्ट होता है सांप के दांत के द्वारा, तो मर जाते हैं। तो जहर के तो कई तरीके हो सकते हैं, पेड़ से भी जहर निकलता है, सांप के भी जहर होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के विष की परिकल्पना तो हम पहले ही देखते हैं। और पहले तो गुप्तचरी व्यवस्था में ऐसी उपाय लगाया जाता था कि हम जो लड़का है या लड़की है, तो लड़के को हल्का हल्का जहर दे करके पाला जाता था। शेर खां सुनकर को भी वही किया जाता था, वो भी बड़ा पावरफुल था कि हल्का हल्का हल्की हल्की मात्रा में बच्चे को जहर दिया जाता था। तो जहर के खिलाफ वो रेसिस्ट कर लेता था उसका बॉडी। तो अगर जहर की बड़ी डोज भी जाती थी तो वो मरता नहीं। अभी हम लोग क्या होता है, जहर के हल्के डोज से मर जाएंगे क्योंकि कभी हमने वो जहर खाया नहीं। तो हल्का हल्का जहर देकर के बच्चों को पाला जाता था, खास करके गुप्तचर बनाने के लिए। तो उसको कहा जाता था विष पुरुष। यानी अगर कोई लड़का है उसको हल्का जहर दे के पाला गया है, तो एक समय उसकी शक्ति जहर प्रतिरोध का इतना अधिक हो जाता था, अगर उसको सांप काट भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। और माना जाता कि वो अपने खुद को सांप से कटवाता था ताकि जहर उसके शरीर में बना रहे। और इसी प्रकार से महिलाओं को भी देखते हैं तैयार किया जाता था, जिसको हम कहते हैं विष कन्या। विष पुरुष भी होता था, विष कन्या भी होता था। विष कन्या का मतलब है कि हनी ट्रैप टाइप का हम यूज कर लेते थे, यानी कन्या को हम प्रलोभन के लिए दे देते थे। और चूंकि उनको जहर रहता था उसके शरीर में,
तो हल्का टच करते ही सामने वाला मर जाता था। तो जहर की परिकल्पना तो आज से थोड़े नहीं, बहुत पहले से। ये आप लोगों ने जहर का नाम ही नहीं सुना क्या? हत्या कर सत्ता प्राप्त कर ली। मुझे ताज्जुब लगता है आप लोगों से बात करते हुए कि कहां से आपने, किस समाज में आपने अपने आप को बड़ा किया है कि विष, जहर यानी पॉइजन शब्द हमने यह समझा कि ये मध्यकाल में है या बाद में जाकर के शब्द आया। यह तो हमारी जब सुश्रुत संहिता को हमने पढ़ा 200 ईस्वी में, तब भी पता चला कि जहर है, किससे शरीर को हानि होती, किसको फायदा नहीं होता है। और जहर तो औषधि का एक रूप ही है ना। हमने क्या देखा? गरशप ने उसकी हत्या कर सत्ता को प्राप्त कर लिया। अब लेते हैं जरा दूसरा जो नंबर आ जाएगा वह होगा अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी यहां पर सत्ता बनता है पर आता है 1216 से, सॉरी ये आ जाएगा 1296 से 1316 ईस्वी तक यह शासक रहता है। एक लंबे काल तक यह शासन करता है और इसने बहुत कुछ परिवर्तन किया। किस किस प्रकार से परिवर्तन किया उसे हमें देखना होगा। यहां हमने क्या देखा? यह पहले क्या था? यह सुल्तान बनने से पहले करा मणिकपुर का सूबेदार था। यह सुल्तान बनने से पहले कहां का सूबेदार था? कड़ा तथा मणिकपुर क्षेत्र का सूबेदार। मणिकपुर क्षेत्र जिसको हम कहते हैं वर्तमान में अवध क्षेत्र, जिसको हम वर्तमान में अवध क्षेत्र कहते हैं, का प्रशासक, अवध क्षेत्र का प्रशासक था। इसी क्षेत्र का, इसी पद पर रहते हुए उसने क्या किया? उसने नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित देवगिरी पर हमला कर वहां से व्यापक धन प्राप्त किया। कि दक्षिण स्थित, नर्मदा नदी के दक्षिण स्थित देवगिरी पर हमला कर वहां से बड़े पैमाने पर धन प्राप्त किया या बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया। इसी पद पर रहते हुए, चूंकि अवध क्षेत्र का वह सूबेदार था या इख्तेदार था, इसी पद पर रहते हुए उसने नर्मदा क्षेत्र में, हम क्या देखते हैं? नर्मदा क्षेत्र में सविता, शायद आपने समझा नहीं बात को। यहां देखिए, यहां जो आपने कहा कि बलबन की मृत्यु होती है, कहां मैंने लिखाया? तो यहां लिखाया खिलजी वंश। देखिए, खिलजी काल में जितने भी राजा हैं उसका काल है ना ये। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में यहां लिखा हुआ है। अब ध्यान से क्लास को देखिए, यहां लिखा है 1290 से 96। खिलजी काल का मतलब है जितने खिलजी शासक हुए उसने उस काल में शासन किया था। जितने खिलजी नाम के शासक हुए उसको हम खिलजी काल कहेंगे। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी काल नहीं है, खिलजी काल का एक शासक है जिसका नाम जलालुद्दीन खिलजी है। पूरा खिलजी काल 1290 से 20 तक है, 1320 तक। उसमें से जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक। जो आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता है उसको मैं ऑलरेडी लिख चुका होता हूं। इसका मतलब है कि क्लास में आपने ध्यान नहीं दिया इन बातों को। फिर मेरे लिख करके पढ़ाने का क्या फायदा? मैं तो फिर पीडीएफ से पढ़ा दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। यह सुल्तान बनने से पहले कड़ा तथा मणिपुर क्षेत्र का प्रशासक था। इस पर रहते हुए उसने नर्मदा नदी के दक्षिण स्थित देवगिरी पर हमला कर वहां से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त कर लिया। और इसी खिलाफ हम क्या देखते हैं? इसी धन के बंटवारे के लिए, इसी धन को अर्पित करने का प्रलोभन देकर, धन को अर्पित करने का प्रलोभन देकर उसने क्या कर लिया? प्रलोभन देकर उसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर दी। धोखे से हत्या कर
सुल्तान का पद प्राप्त कर लिया, सुल्तान का पद प्राप्त कर लिया, सुल्तान का पद प्राप्त कर लिया। सुल्तान बनने के उपरांत, सुल्तान बनने के उपरांत उसे क्या होता है, उपरांत उसे अनेक विद्रोहों का, अनेक आंतरिक विद्रोहों के साथ, विद्रोहों के साथ मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा, मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा। क्या लिखा हमने कि अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है। सुल्तान बनने से पहले कड़ा और मणिकपुर, अब देखिए यहां से मैं क्वेश्चन अगर आज मैं पूछ देता हूं, कड़ा तथा मणिकपुर जो अवध का क्षेत्र है, यहां से मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तैयार रहिएगा। हो सकता है कि आज मैं 2 बजे के बाद जब फुर्सत रहूंगा तो फिर आपसे एक प्रश्न पूछता हूं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग एक्टिव रहेंगे, जो बाद में क्लास करते हैं वो भी, और प्रयास करिएगा सही उत्तर दें। आप लोगों को मैं चुनौती देता हूं, आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं और केवल 30%, 40% बच्चे ही सही उत्तर दे पाते हैं, जबकि मैंने पहले कह दिया कि यहां से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अब क्वेश्चन कैसे पूछूंगा ये मेरी मर्जी होगी, मैं अपने हिसाब से प्रश्न पूछ लूंगा, लेकिन आपको सभी रूपों में तैयार होना पड़ेगा। इसलिए मैं चुनौती देता हूं ताकि आप और सीरियस हो जाएं और सीरियस तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें। तो सुल्तान बनने के उपरांत उसे अनेक आंतरिक विद्रोहों के साथ मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ता है, मंगोल आक्रमण का सामना पड़ता है। सुमित यादव, शब्द रूपी जहर दिया जाता है। तो आजकल का प्रलोभन मतलब लोभ देना होता है, प्रलोभन मतलब क्या होता है, लोभ देना, लोभ देना। जैसे मैं आपके पिताजी प्रलोभन देते होंगे कि अगर आप फर्स्ट कर जाओगे तो फर्स्ट करोगे तो आपको बाइक दिलवा देंगे, तो ये आपको क्या हुआ, प्रलोभन देना हुआ, लोभ देना हुआ। और सुमित यादव को बहुत अधिक जहर दिया जाता है, शब्द रूपी जहर। तो भैया शब्द रूपी जहर तो आपको हर जगह सुनना पड़ेगा, चाहे आप ऑफिसर बन जाएंगे तो भी आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या देखा कि बहुत सारे विद्रोह होते हैं। सुल्तान बनने के उपरांत उसे अनेक आंतरिक विद्रोहों तथा मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसने क्या कहा, इसने सभी विद्रोही सरदारों को कठोर दंड देकर दंड दिया तथा अपनी सत्ता मानने के लिए मजबूर किया। दूसरा हम क्या देखते हैं कि यहां पर नव मुसलमान के नाम से ज्ञात, यहां से भी प्रश्न बनेगा, नव मुसलमान नाम से ज्ञात मंगोलों के समूह का भी सफाया कर दिया। क्यों कर दिया सफाया कर दिया? क्योंकि यह समूह किसका था, जलालुद्दीन खिलजी का वफादार था तथा गुजरात विजय के समय यह लूट के धन में अधिक हिस्सेदारी चाहता था। गुजरात विजय के समय लूट के धन में यह बड़ी भागीदारी मांग रहा था। यह क्या था, यह हम लोगों ने पहले पढ़ा है नव मुसलमान के बारे में। नव मुसलमानों को हमने क्या देखा था, एक बार मैं पढ़ देता हूं। इसने सभी विद्रोही सरदारों का कठोर दंड दिया तथा अपनी सत्ता मानने के लिए मजबूर किया। नव मुसलमान नाम से ज्ञात मंगोलों के समूह का भी सफाया कर दिया, क्योंकि यह समूह जलालुद्दीन खिलजी का वफादार था तथा गुजरात विजय के समय लूट के धन में बड़ी हिस्सेदारी मांग रहा था।
जानते ही है नव मुसलमान कौन है? मंगोलों का वह समूह है जिसने कि इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली में ही रहना स्वीकार कर लिया था, वह नव मुसलमान कहलाता था। तो चूंकि वह जलालुद्दीन खिलजी ने उसको बसाया था, स्वाभाविक है कि वह जलालुद्दीन खिलजी का हितैषी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे किसी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसकी सत्ता को नहीं माने, इसलिए उसने इस सब का सफाया करता है। जितने विद्रोही हैं सबका इसने सफाया आसानी से कर दिया और फिर से यह अपनी सत्ता को हासिल करता है। ठीक है, अपनी सत्ता को हासिल किया। लेकिन मुझे लगता है कि समय समाप्त हो गया है, दूसरी क्लास शुरू हो चुकी होगी या हो रही होगी। कल के लिए याद रखिएगा, कल सुबह क्लास नहीं होती है मंगलवार को, कल की क्लास शाम को होती है 6 बजे। क्यों? क्योंकि सुबह यूट्यूब पर सेम टाइम में एक प्रैक्टिस सेशन होता है, तो केवल मंगलवार के लिए क्लास शाम को होती है, शाम के 6 बजे। तो तैयार रहिएगा कल की क्लास के लिए। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। यहां पर मैं लिख देता हूं द एंड। दूसरी क्लास के साथ आप जुड़िए। कल की क्लास यानी मंगलवार की क्लास कब होगी? कि क्लास शाम 6 बजे होगी, 6 बजे मंगलवार की क्लास शाम को 6 बजे होगी लाइव। उसके साथ आप जुड़िएगा। तो इजाजत दीजिए। अगर कुछ कहना होगा, कुछ मान लो कि ऐसे प्रश्न में जो इसको मैंने नहीं देखा हो, तो आप कहना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर लिख दीजिएगा, मैं 2 बजे के बाद उसका आंसर दे दूंगा। इजाजत दीजिए, बाय एंड टेक केयर।